ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, क्या हुआ था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अब। कि बिफोर 1991, यहाँ बोल रहा है कि 1991 के पहले अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, as we already have studied in the previous chapter, कि हाई टेरिफ थे, कोटास थे, वह इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करने के लिए, बेसिकली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या किया गया था, जो है हाई टेरिफ्स और कोटास लगाए थे गए थे, सो दैट जो है लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके और हमें इम्पोर्ट ना कराना पड़े। These prohibitions reduced the efficiency and competitiveness of the domestic industries and led to their low growth. यही बोला गया कि जब कभी क्या होता है ना कि कंपटीशन नहीं होता है, हमें किसी चीज से compete नहीं करना होता है या हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता है, तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन पे हो सकता है हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी यही हुआ था कि जब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने लगी थी, बचाने लगी थी इस तरीके से कि जो है उनके उनके गुड्स को जो है रिजर्व कर दिया गया, उसके बाद हाई टैरिफ लगा दिया गया सो दैट इम्पोर्ट ना कराना पड़े। तो उनको लगा कि हमारा जो है लोग हमारे ही प्रोडक्ट लेंगे तो कैसा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। एफिशिएंसी कम हो गई थी गुड्स की और कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गया था, यानी कि एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड और अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इन ट्रेड रिफॉर्म्स में और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में थोड़ा इनिशिएट लेने की जरूरत पड़ी, मतलब कुछ चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी थी, सो दैट यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके स्टैंडर्ड, उनकी जो प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड है वो थोड़ी और अच्छी से मेंटेन हो सके और वो यहाँ सिर्फ इधर ही नहीं ग्लोबल मार्केट में भी कम्पीट कर सके, है ना। क्योंकि हमें पता है जब हम रेस्ट्रिक्शंस हटाते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से और हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अपने कंट्री में आने की परमिशन दिए हैं कि आप भी आइए और इन्वेस्ट करिए हमारे कंट्री के अंदर, तो इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट वाले और जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हमारे मार्केट में आने वाले हैं। तो उन लोगों से कम्पीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ के जो क्वालिटी थी, गुड्स की क्वालिटी और उसकी स्टैंडर्ड और अच्छी हो, और ये तब तक नहीं होगा जब तक लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस की जो है भावना ना आए ना, जब तक वो एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए रेडी ना हो जाए, आप पोटेंशियल उतने अच्छे ना हो जाए। टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्यों किया गया ये रीजंस लिखे हुए हैं। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को, और to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies, so that वो modern technology को भी adopt कर सके, उनकी efficiency और अच्छी हो सके। ये सारे reasons थे क्या करने के लिए, ट्रेड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, उसमें क्या क्या चीजें थी इसमें अब इंक्लूड करके बता रही है, वो क्या थे, वो ऑब्जेक्टिव थे कि क्यों किया गया था। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या बोला गया कि जो क्वांटिटेटिव यानी कि कोटा लगा हुआ था, यानी फिक्सिंग द लिमिट, नहीं हम लोग पढ़े थे कि लिमिट फिक्स कर दी जाती थी कि इससे ज्यादा जो है नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों के रिमूव हो गया था, उसको हटा दिया गया था। Quantitative restrictions on the import and export were reduced drastically on many products like consumer goods, agriculture product, it was fully removed. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जैसे कि कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर से पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगा सकते हैं गुड्स, ऐसे जो कंडीशंस थे वो सारे कंडीशंस हटा दिए गए थे। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी हटा दी गई थी। ऑल द एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव बाय द गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब हम जो है गुड को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी फॉरेन मार्केट में जब अपने सामान को बेचने के लिए गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता था, जिसे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते थे। उन चीज को हटा दी गई थी और अभी तक जो है ये स्टिल वैलिड है, अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी,
एक्सपोर्ट ड्यूटीज को तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया था, वेयर एज जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उन्हें कम कर दिया गया था, है ना। जब हम फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं, गुड्स को मंगाते हैं, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है, यानी इम्पोर्ट टैक्स पे करना पड़ता है। तो उन चीज इम्पोर्ट टैक्स को रिड्यूस कम कर दिया गया था पहले के कंपैरिजन में। जो डोमेस्टिक गुड्स पे इम्पोर्ट इंटरनेशनल मार्केट पे लगता था, उन्हें क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, इम्पोर्ट कराने के लिए हमें लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती थी, इसे कोई भी कहीं से भी इम्पोर्ट करा के जो है मार्केट में नहीं बेच सकता था, है ना। तो उसमें लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, और उसके इम्पोर्ट लाइसेंसिंग फॉर एबॉलिश एक्सेप्ट फॉर हजार्डस एंड इन्वायरमेंटली एंड सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हजार्डस थे, जो थोड़े खतरनाक थे और इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकते थे, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कराने के लिए लाइसेंस सब लेना पड़ता था। बाकी चीजों से इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को भी रिमूव कर दिया गया था। ये था क्या हमारा कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या रिफॉर्म आया था। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म लाया क्यों गया था, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी सो दैट हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जो इंक्रीज कर सके, पहले पॉइंट ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड पॉइंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सके एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में ला सके नई नई, सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या था, टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। तो ये तीन रीजन थे जिनकी वजह से ट्रेड रिफॉर्म्स किया गया था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लाया गया था, है ना। और उसमें क्या क्या लाया गया था, क्या क्या लाने में हम ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से हटा दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात की रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज पूरी तरीके से हटा दी गई थी, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया था, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंपोर्ट लाइसेंसिंग में जो है रिडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से बस हजार्डस और इन्वायरमेंटली रिस्ट्रिक्टिव या हार्मफुल जो गुड्स होते थे, सेंसिटिव गुड्स होते थे, सिर्फ उनके ऊपर इंपोर्ट कराने पे लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये बात समझ में आई, यहाँ पे क्लियर हुआ लिबरलाइजेशन और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से क्या क्या चीजें के रिफॉर्म्स लाए गए थे। ओके, लिबरलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब कि कैसे रिमूवल रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं, वही होता है क्या, लिबरलाइजेशन। और किन सेक्टर्स में किन तरीके से कैसे कैसे रिमूव किया गया था, वो सारी चीजें थी। अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, मेन हेडिंग पे इस चैप्टर के, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया था, क्या हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन जो है अडॉप्ट किया गया था। प्राइवेटाइजेशन बहुत हद तक जो है हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है ना। डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशंस जो है एज इट इज लर्न करनी होती हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हम चेंज नहीं ला सकते हैं, उसकी मीनिंग ही नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लो, तो रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of public sector enterprises to that enterprises in the private sector. Means public sector enterprises से private sector enterprise में क्या ट्रांसफर करना, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये बात समझ में आई क्या होता है। जब भी हम ओनरशिप यानी कि जो उसके ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं ना, जो कंपनी ओन करते हैं और जो उसको मैनेज करते हैं और जो पूरा उसका काम संभालते हैं, यानी कि जो उसके कंट्रोलर होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से जब पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर होके प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाता है, यानी कि सारे ओनर और डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट का काम जब क्या करती है, पब्लिक सेक्टर ना करके प्राइवेट सेक्टर करने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इज इट क्लियर क्या होता है प्राइवेटाइजेशन। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज, सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या, हाँ बता रहे हैं, सुन लो।
क्या लिखी हुई है डेफिनेशन की? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू दैट इंटरप्राइजेस इन द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है कि फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में ट्रांसफर होना। किन चीजों का ट्रांसफर होना? ओनरशिप का, मैनेजमेंट का और कंट्रोल का, है ना। किसी भी इंटरप्राइजेस की, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड ओनरशिप का ट्रांसफर होना पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट से ले से कहाँ पे ट्रांसफर होना? प्राइवेट इंटरप्राइजेस, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास जाना। तो कोई ऐसा इंटरप्राइजेस जो पहले पब्लिक सेक्टर ओन करती थी, मैनेज करती थी या कंट्रोल करती थी, वो अब अगर प्राइवेट सेक्टर करने लगे तो वो क्या हो गया? इसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख सकते हैं कि कुछ लास्ट ईयर के न्यूज में था ना कि कुछ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, है ना, एयरपोर्ट थे, वो अभी तक क्या करता था कि उस एयरपोर्ट पे जितने भी खर्चा होता था, जो भी एक्सपेंसेस होते थे, उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का, उसको मेंटेन करने का, जितने एक्सपेंसेस थे, ये सारी चीजें कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करती थी। उनके पास था कि जो एयरपोर्ट है उसे क्या किया जाए? मैनेज किया जाए और उसका काम संभाला जाए। तो हम लोग ने लास्ट ईयर में कुछ न्यूज देखी थी जिसमें ये देखा था कि जो है एयरपोर्ट जो है उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेटाइज कर दिया गया है इसका मतलब कि कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि उस एयरपोर्ट की ओनरशिप ले ली, उसे खरीद लिया। तो फिर वहां पे क्या होता है कि फिर उस जगह पे ये जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे, उन लोगों ने उस जगह को खरीद लिया। अब से वहां पे जो भी फंक्शन होगा वो किसकी देख रेख में होगा? वो उन प्राइवेट सेक्टर्स के मैनेजमेंट में होगा। ये बात समझ में आई? प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब होता है ना कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है कंट्री की, उसमें ज्यादातर रोल किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही ये है कि पूरे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्री में हो रही है उसमें सबसे ज्यादा रोल किस सेक्टर का होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर का। ओवर द इयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज diluted its stake in several public enterprises including IPCL, IBP, मारुति उद्योग, ये सारी चीजों में ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सालों से जो है इन सेक्टर्स में जो है कौन कंट्रोल कर रहा था? गवर्नमेंट कर रही थी। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। प्राइवेटाइजेशन को देखो किस तरीके से, टू वेज में, दो तरीके से किया जा सकता है। एक है फर्स्ट, दो मेथड होते हैं, दो तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन करने का। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पहला मेथड क्या? कि जब ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप, यानी जो मालिक होता है ना, ओनरशिप और मैनेजमेंट, उसका देख रेख, उसका काम करना, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे फंक्शन करना है, कैसे चलाना है, ऑफ पब्लिक सेक्टर इन कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जब हम ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर करते हैं, एक ये मेथड होता है प्राइवेटाइजेशन का। दूसरा क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू जिसे हम बोलते हैं, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू पीएसयूज टू द पब्लिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या बोल रहा है ना कि ये जो मेथड होता है प्राइवेटाइजेशन का, इसमें क्या किया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, उनके उनके कुछ पार्ट्स को, जैसे कि आप लोगों ने वो नाम सुना शेयर ना, शेयर बाजार होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें क्या होता है ना, शेयर बाजार में बेसिकली ये किया जाता है कि जो कोई कंपनी होती है, कोई कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, ले लेते हैं मान लो। तो क्या होता है, जो उसकी ओनरशिप होती है वो पहले पूरी पूरी किसके पास थी? पूरी गवर्नमेंट के पास थी, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको कंपनी के एक पार्ट्स बनाते हैं, उसके थोड़े थोड़े ना, उसको सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, यानी कि कंपनीज को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी के कुछ पोजिशन के
उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके यूनिट्स को क्या होता है, उसको उसको शेयर बोला जाता है। जो ये एक यूनिट है ना, इसे क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। तो क्या करते थे पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो पीएसयूज होती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती थी, उसके शेयर्स को पब्लिक को सेल किया जाता है ना। मतलब जो है अकेला मालिक अब जो है गवर्नमेंट नहीं रहेगा, तो जो लोग उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किए रहेंगे या पैसा लगाए रहेंगे, शेयर्स को खरीदे रहेंगे बेसिकली, वो लोग क्या हो जाएंगे, वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और कुछ परसेंटेज तक जितना शेयर्स उसका लिया रहेगा उस कंपनी का, उसके वो उतने हिस्से तक इक्विटी शेयर लिया रहेगा, उसके वो उतने मालिक बन जाएंगे, उतनी ओनरशिप मिल जाएगी उनको। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे, कि पहले पूरा पूरा ये मान लो एक कंपनी है, इस पूरी कंपनी में पूरा इन्वेस्टमेंट किसका हुआ करता था, पब्लिक सेक्टर का हुआ करता था या गवर्नमेंट का हुआ करता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करना शुरू किया, छोटे छोटे इसके पार्ट्स, मतलब इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड किए और उसके शेयर्स को मार्केट में सेल करने लगे, मार्केट में बेचने लगे। और वो शेयर्स खरीदता कौन है, जो जनरल पब्लिक होती है, वो उस शेयर्स को खरीदना शुरू करती है। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये बात समझ में आई, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? The purpose of privatization was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. Privatization का पर्पस क्या था, कि जो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और मॉडर्नाइजेशन है उसे लाया जा सके, है ना। अगर प्राइवेट सेक्टर को जब तक हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने इकोनॉमी में, उसकी एक्टिविटी में, तब तक जो है एक प्रॉपर एक मेथड, एक तरीका नहीं बनेगा किसी चीज को काम करने का, है ना। जिसे हम कहते हैं कि फॉर्मल वे में, और ज्यादा फॉर्मल वे में काम नहीं हो पाएगा, ना ही मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा ना। आउटडेटेड पुरानी टेक्निक वही घिसी पिटी, क्योंकि हमें पता रहेगा गवर्नमेंट क्या करती है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो उसी चक्कर में क्या रहेगा कि वेलफेयर का ये हमेशा सोचते रहेंगे, हम कभी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं मिल पाएगी हमें। तो ये एक रीजन था। It was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of the public sector unit. तो ये भी माना गया था कि अगर जब तक प्राइवेट कैपिटल ना लगे तब तक जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस और अच्छे से इम्प्रूव नहीं की जा सकती थी। इसीलिए क्या था कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो गया था और ये अडॉप्ट करना ही था। ये बात समझ में आई, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? ओके, प्राइवेटाइजेशन में बस इतनी ही सी चीजें थी कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और प्राइवेटाइजेशन किन किन तरीके से, किन मेथड से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 वेज हमने पढ़े थे यहाँ पे। एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट था, कि पूरे पूरे ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देना फ्रॉम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा क्या तरीका था, प्राइवेटाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब कि जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी, यानी शेयर्स को सेल करते हैं टू दी जनरल पब्लिक, तो उसे हम कहते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। इससे भी क्या होता है, ये भी क्या है, प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। क्यों करने की जरूरत है प्राइवेटाइजेशन? फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट करने के लिए थी जरूरत। और ये भी माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है, प्राइवेट कैपिटल जो है, वो मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की इम्प्रूव करता है। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन नोट करूं। नोट डाउन अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, और इसे अपनी लैंग्वेज में आंसर करना है। ठीक है, और पॉइंट वाइज आंसर करना है ना। पॉइंट बना बना के, इसका मतलब है पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, पहली बात। ठीक है, ओके मैम। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बना के आंसर लिखने हैं। और हम अगर यहाँ बताएंगे कि ये इतने मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट उतने पॉइंट्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, एग्जाम्पल क्या है ही क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। नोट करो कि
Why there was a need for privatization? Why there was a need for privatization? Have you noted down? Yes, ma'am. Why? Yes, ma'am. Why there was a need for privatization? This question carries 6 marks. अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे 6 अलग-अलग पॉइंट्स बना के लिखेंगे इसके आंसर को। और हमेशा हम लोग देखे हैं अभी तक कि पॉइंट्स जो होते हैं ना वो हेडिंग लिखते हैं, उसका कुछ मेन हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो इन द सेम वे आपको ये आंसर करना है। मैम कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट, 6 मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो 6, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, है ना। मैक्सिमम 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, इसके पॉइंट्स कुछ कोई सजेस्ट कर सकता है कि क्या 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं? बाकी तो अपने आप ही सोचना है अभी। मैम पब्लिक वो सिर्फ वेलफेयर सोचता था। हाँ, इसे हम पॉइंट बना तो के लिख एक तो सकते ये हैं। हाँ, और पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट भी था, ये भी हमने पढ़ा अभी। जितना भी चीजें पीछे पढ़ी है उससे यही पता चला कि पब्लिक सेक्टर जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, उसको उसको जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। तभी ना हमने यहाँ देखा कि मैनेजरियल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा था। और इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो रही थी, तभी तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी थी, यस मैम। है ना। इकोनॉमिक पुअर हो गया था, पुअर इकोनॉमी थी। और क्या था, और एक ही, और जब हमें लोन लेना था वर्ल्ड बैंक से तो वहां पे कंडीशन भी लगाई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर्स पे रेस्ट्रिक्शन हटाइए, प्राइवेटाइजेशन करिए, तभी हम आपको लोन देंगे। किन्होंने कंडीशन लगाया था? कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये भी एक रीजन था। और क्या रीजन हो सकते हैं? 3 पॉइंट हमने बता ही दिए, 3 क्या 4 ही बता दिए। अब जो है 2 और पॉइंट अपने आप से लिखो, टोटल 6 पॉइंट होने चाहिए। एंड ये होमवर्क कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू मैम।